डियर स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास में हमारा चैप्टर फर्स्ट हो चुका है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी, जो ओवरपास्ट फर्स्ट में सेकंड चैप्टर है, उसको हम आज की हमारी क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक होंगे, द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में अपनी पावर को एस्टेब्लिश करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, किस प्रकार ईस्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका आगमन होता है, और वो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम आज देखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ इंडिया में उसने अपना टेरिटरी एस्टेब्लिश कर दिया था। तो किस प्रकार उसने अपनी सत्ता को स्थापित किया, अपने साम्राज्य को एस्टेब्लिश किया, वो हम देखेंगे। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर, कंपनी अपनी पावर को एस्टेब्लिश करती है। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स, मुगल बादशाहों में औरंगजेब जो बादशाह था वो अंतिम पावरफुल रूलर था। ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी, उसने एस्टेब्लिश किया कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नॉन एज इंडिया, यानी वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में, इन 1707, जो 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद में मैनी मुगल गवर्नर्स, जिसको हम सूबेदार कहते हैं, मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन एसर्टिंग देयर ऑथोरिटी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में बहुत सारे मुगल गवर्नर्स यानी सूबेदार और बिग जमींदार्स, जो बड़े जमींदार्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उन्होंने जो रीजनल किंगडम्स थे उनको एसर्टिंग करना चालू कर दिया, उन पर कब्जा करना उन्होंने चालू कर दिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे जैसे विभिन्न भागों में पावरफुल रीजनल किंगडम्स सामने आने लगी, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो वैसे वैसे दिल्ली अधिक दिनों तक इफेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं रह सकी। बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में, however, a new power was emerging on the political horizon, एक पॉलिटिकल होरिजन के ऊपर एक नई जो पावर थी वो इमर्ज हुई, द ब्रिटिश, और उसका नाम था ब्रिटिश, यानी पॉलिटिकल रीजन्स के ऊपर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। डिड यू नो, क्या आप जानते थे, दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, क्या आप ये जानते हो कि ब्रिटिश पहले पहल एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और यहाँ के इलाकों पर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ के इलाकों पर
कब्जे करने की उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर. लेकिन हाउ देन डिड, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, दे कम टू बी मास्टर्स, वो मास्टर्स हो गए ऑफ ए वास्ट एम्पायर. वास्ट एम्पायर के वो मास्टर्स कैसे हो गए, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो मास्टर्स बन गए वास्ट एम्पायर के. इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट. इस चैप्टर में आप देखेंगे कि ये किस प्रकार हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट. पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना. किस प्रकार जो है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी. इन 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ. सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी उससे एक चार्टर हासिल किया था. चार्टर का मतलब यहाँ परमिशन लेटर से है, यानी उसने इजाजतनामा लिया था. आई ग्रांटिंग इट, सॉरी एलिजाबेथ प्रथम है ये, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. इसमें किसका उल्लेख था, इसमें ये उल्लेख था कि कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया है. दिस मीन्ट, इसका मतलब ये था दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इसका मतलब ये था कि कोई भी जो अदर ट्रेडिंग ग्रुप थी इंग्लैंड में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकती थी. यानी इसको एकाधिकार मिल गया था ईस्ट के साथ में ट्रेड करने का. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस. और इस चार्टर की सहायता से कंपनी समुद्र पार जाकर और लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, नए इलाकों को खोज सकती थी. फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स, जहाँ से वो गुड्स को बाय कर सके एट अ चीप प्राइस के ऊपर, यानी सस्ती दर के ऊपर गुड्स को बाय कर सके. एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और उनको यूरोप वापस लाकर उनको ऊंची कीमत के ऊपर वो बेच सके. टू सेल एट हायर प्राइसेस, पूर्व से सस्ती कीमत पर वस्तुओं को खरीदना और उन वस्तुओं को यूरोप लाकर वापस हायर प्राइसेस के ऊपर सेल करना, ये उसको एकाधिकार प्राप्त हो गया था. The company did not have to fear competition from other English trading companies. कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से कंपटीशन का कोई भय नहीं था. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition. उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर कंपटीशन से बचकर ही प्रॉफिट कमा सकती थी. अगर कंपटीशन होता था तो वो प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा सकती थी. अगर कंपटीशन नहीं होता था तो ही कंपनियां प्रॉफिट ले सकती थी. सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. इसलिए वो सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेचना चाहती थी. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern markets. लेकिन ये जो चार्टर था दूसरी यूरोपीय ताकतों को ईस्ट के मार्केट्स में आने से नहीं रोक सकता था. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक
जो पोर्चुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति जो है उन्होंने दर्ज करा दी थी। Round the Cape of Good Hope and across the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in गोवा, और वो गोवा में अपना बेस बना चुके थे Portuguese. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer. पुर्तगाल के जो खोजी यात्री थे, जो डिस्कवर्ड, जो एक्सप्लोरर था वास्को डी गामा, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। उसने, वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुंचकर उसने इस सी रूट का पता लगाया था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशियंस। इसके अलावा डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाश कर रहे थे। Soon the French traders arrived on the scene. और कुछ समय बाद जो फ्रांसीसी व्यापारी थे वो भी सामने आ गए थे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो सारी कंपनियां थी एक जैसी चीज ही खरीदना चाहती थी। बाइंग द सेम थिंग्स, वो केवल सेम थिंग्स को ही खरीदना चाहती थी, इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी। यानी जितनी भी कंपनियां थी, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, पोर्चुगीज कंपनी, ये सारी कंपनियां जो है व्यापार के लिए ईस्ट में आ चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। ये सब सेम थिंग्स बाइंग करना चाहती थी, इसलिए प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। ये सेम थिंग क्या थी? द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। ये कंपनियां फाइन क्वालिटीज का जो कॉटन होता था, जो सिल्क होता था, जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, इसका यूरोप में बिग मार्केट था। इसलिए ये कंपनियां भारत से कॉटन और सिल्क को बाई करना चाहती थी, क्योंकि यूरोप के बाजारों में भारत के बने हुए जो कॉटन थे, सूती कपड़ा था, और जो रेशम थी उसकी भारी मांग थी। तो सभी को कॉटन एंड सिल्क की रिक्वायरमेंट थी। ये सभी इंटरेस्टेड थी इन बाइंग द सेम थिंग्स, कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, और हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, और इसका यूरोप में जबरदस्त बाजार था, मार्केट था। इसलिए सभी कंपनियां सेम थिंग्स बाइंग करने की इंटरेस्टेड थी। प्रिपर, क्लोव्स, कार्डामोम एंड सिनामोम टू वर इन ग्रेट डिमांड। इसके अलावा यानी कॉटन और सिल्क की डिमांड तो थी, लेकिन इसके साथ साथ इसके अलावा जो है एक तो पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डामोम, इलायची, इसके अलावा सिनामोम, दालचीनी वगैरह होती है, तो उसकी भी ग्रेट डिमांड थी वहां पर यूरोप में। कॉटन और सिल्क के अलावा जिन चीज़ों की यूरोप के मार्केट में ग्रेट डिमांड थी वो थी पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम एंड सिनामोम। इनकी भी ग्रेट डिमांड थी। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased.
यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती हुई कंपटीशन से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की जो प्राइसेस थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। यूरोप में सभी कंपनियां इसको खरीदने लग गई, तो भारत में इनकी जो प्राइसेस थी वो प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न्ड, और उनमें मिलने वाला मुनाफा वो कम होने लगा, रिड्यूस हो गया। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitions. अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक रास्ता यही था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धा की जो कंपनियां हैं उनको खत्म कर दे, यानी इनमें स्ट्रगल होने लग गया था। जो सारी कंपनियां थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद बढ़ गया, क्योंकि सभी सेम चीज़ें खरीदना चाहते थे। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फर्स्ट बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। तो इससे बाजारों पर कब्जे की होड़ बढ़ने लगी, और इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच जो है बैटल्स को शुरू कर दिया, यानी लड़ाइयाँ जो है उनके बीच में शुरू हो गई। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं सदी में दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप्स। तो 17वीं और 18वीं सदी में जब भी उनको मौका मिलता तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को क्या कर देती थी, शैंक कर देती थी, डुबो देती थी समुद्र में। ब्लॉक एडेड रूट्स, इसके अलावा रास्ते में रुकावटें लाती थी। एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, और इसके अलावा माल से लदे हुए जो शिप्स होते थे उनको आगे बढ़ने से उनको रोक देती थी। ट्रेड was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, टकराव होने लगे। The company therefore found it difficult to separate trade from politics. इस प्रकार जो व्यापार और पॉलिटिक्स, ट्रेड और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा था, डिफिकल्ट होता जा रहा था। टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ट्रेड को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखने में उसको जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, हम देखते हैं कि ये किस प्रकार हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार शुरू करती है। तो किस प्रकार वो व्यापार शुरू करती है? द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। जो बैंक ऑफ द रिवर हुगली था, यानी हुगली का जो किनारा था, वहाँ पर जो है फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है सेटअप हुई थी 1651 में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नॉन एट दैट टाइम एज अ फैक्टर्स ऑपरेटेड। कंपनी के व्यापारी
यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर्स कहा जाता था, नॉन एज दैट टाइम एज फैक्टर्स। जो कंपनियों के जो कंपनियां चलाते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था, जो कंपनियों को ऑपरेट करते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था जहां पर एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स को जमा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। जो भी गुड्स एक्सपोर्ट के लिए होती थी उनको स्टोर किया जाता था, उनको वेयर हाउस कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके, वेयर हाउस क्या थे? तो द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर्ड। एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स होती थी उनको वहां पर स्टोर रखा जाता था, उनको वेयर हाउस कहा जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स हेड्स। और यहीं पर उनके ऑफिसेज भी होते थे जहां कंपनी के अफसर बैठते थे। इसके पास ही ऑफिस होते थे जहां पर ऑफिशियल्स क्या करते थे? सेट बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंडेड हुआ, उसका एक्सपेंशन हुआ, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे ट्रेड फैला, एक्सपेंशन हुआ, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए उनको प्रेरित किया, परसुएडेड किया उनको कि वो यहाँ पर आए और व्यापार करें। बाय 1696, 1696 तक इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था, एक फोर्ट, एक बिल्डिंग जो है, ए बिल्डिंग ए फोर्ट, बिल्डिंग के रूप में जो है फोर्ट बनाना उन्होंने चालू कर दिया। 2 years लेटर, 2 साल के बाद में, इट bribed मुगल ऑफिशियल्स into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। और 2 साल के बाद में उसने मुगल अफसरों को कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages, 3 villages की जो कंपनी की जो जमींदारी थी उसका राइट भी उसको दे दिया गया। वन ऑफ दीज वाज कैलिकटा, उनमें से एक कालीकटा था, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता, तो बाद में कलकत्ता के नाम से मशहूर हुआ। और कोलकाता एज इट इज नॉन टुडे, जिसको कोलकाता आजकल कहा जाता है। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी रेडी कर लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। फरमान का मतलब है रॉयल एडिक्ट, रॉयल ऑर्डर, शाही आदेश। जो परमिशन मिलती है राजा की तरफ से उसको फरमान कहा जाता है। तो उन्होंने एक फरमान जारी करने का भी उन्होंने एक ऑर्डर निकलवा लिया ताकि वो बिना शुल्क के ट्रेड कर सके। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेज। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन चाहती थी और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। प्रिविलेजेज, जो भी अधिकार थे, प्रिविलेजेज, उनका वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन लेना चाहती थी। औरंगजेब फरमान, फॉर इंस्टेंस के रूप में औरंगजेब का जो फरमान था, हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब का जो फरमान था उससे केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड,
were expected to pay duty. लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उनको ये छूट नहीं थी। शुल्क मुक्त यानी जो शुल्क होते हैं टैक्स फ्री ट्रेड करने का उनको कोई अधिकार नहीं था, जो ऑफिशियल्स थे उनको। दिस दे रिफ्यूज्ड टू पे, लेकिन उन्होंने टैक्स चुकाने से मना कर दिया। causing an enormous loss of revenue for बंगाल, इससे बंगाल में राजस्व वसूली जो थी वो बहुत कम हो गई। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और ऐसे में बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खान, वो विरोध क्यों नहीं कर सका। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक, व्यापार से अब बैटल्स होने लगे। पहले व्यापार हुआ, व्यापार के लिए कंपटीशन हुआ, उसके बाद में बैटल्स जो है चालू हो गए। तो किस प्रकार ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी पहले व्यापार चला और इसके बाद में बैटल्स का दौर आया। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की शुरुआत में, द conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified, कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव जो है काफी बढ़ गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बंगाल के नवाब अपनी ताकत को दिखाने लगे थे। एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, उस समय दूसरी जो रीजनल पावर्स थी उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, मुर्शिद कुली खान के बाद में अलीवर्दी खान और उसके बाद में सुजाउद्दौला, ये बंगाल के नवाब बने। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और इनमें से ये सभी जो है स्ट्रॉन्ग रूलर थे, शक्तिशाली शासक थे, सभी शक्तिशाली शासक थे। दे रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। किसके लिए? कंपनी को जो कंसेशन मिल रहे थे उनको मानने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया था। डिमांडेड लार्ज ट्राइब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और इसके अलावा व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से ट्राइब्यूट्स की मांग करने लगे, यानी जो नजराने होते हैं, भेंट होती है, गिफ्ट होते हैं, उनकी वो मांग करने लगे। डेनिड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, फोर्टिफिकेशंस को एक्सटेंडिंग करने से उसने स्टॉप कर दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, कंपनी पर आरोप लगाया गया किसका? डेसिट का, धोखाधड़ी का। दे claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue, और इसके अलावा उन्होंने ये भी दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल गवर्नमेंट की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, उसने ऐसा भी आरोप लगाया। एंड अंडर माइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब,
It was refusing to pay taxes. कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी And undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his ऑफिशियल्स उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, लेटर्स लिखे जिनमें अपमानजनक बातें थी और नवाबों को और उनके ऑफिशियल्स को अपमानित करने का उन्होंने प्रयास किया नवाब ने। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company. कंपनी का कहना था कि लोकल ऑफिशियल्स की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार जो है वो क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। And trade could flourish only if the duties were removed. व्यापार कब फ्लोरिश हो सकता था? जब सरकार जो है शुल्क हटा ले, जो टैक्स है उसको रिमूव कर दिया जाए तो ट्रेड जो है फ्लोरिश हो सकता है। It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its सेटलमेंट्स, buy up villages and rebuild its fort. कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, एक्सपेंड करना होगा, किसका? पॉपुलेशन का, और इसके लिए किलों का भी पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। Rebuilt its fort. The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. और ये जो कन्फ्लिक्ट थे, ये जो टकराव थे, ये दिनों दिन जो है बढ़ते जा रहे थे और अंततः इन कन्फ्लिक्ट की जो परिणति हुई वो प्लासी के बैटल से हुई। जो फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके रूप में इन कन्फ्लिक्ट की परिणति हुई। ये जो टकराव थे ये प्लासी के युद्ध में बदल गए। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हमने चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी का जो टॉपिक था हमारा द कंपनी एस्टेब्लिश पावर ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ में। जो टॉपिक होगा हमारा वो द बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।